डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 19। वो लड़की जो और कोई नहीं रिवांशी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और वो किस जगह पर है। रिवांशी पूरे रूम को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उसकी नज़रें खुद पर आकर ठहर गई और खुद के हाथ पैर बंधे देख वो एकदम से हैरान रह गई। उसने अभी तक खुद पर ध्यान नहीं दिया था और खुद को ऐसे देख वो एकदम से हैरान रह गई। तभी एक आदमी की नज़र रिवांशी पर पड़ी। वो एकदम से बोला, अरे लड़की को होश आ गया, जल्दी बॉस को कॉल करो। ये सुनते ही उन दोनों आदमियों ने भी एकदम से रिवांशी को देखा जो उनकी बात सुन उन्हें ही देख रही थी। दूसरा आदमी रिवांशी के पास आते हुए बोला, सर यहाँ आकर क्या करेंगे? उन्होंने हमें इसे यही कैद करने को कहा है, जो कि हमारा काम है। बोलते हुए उसने रिवांशी के मुंह पर लगी टैब को हटा दिया। टैब हटते ही रिवांशी गहरी सांसें लेने लगी। टैब लगे होने की वजह से उससे ढंग से सांस नहीं लिया जा रहा था। कुछ पल बाद रिवांशी ने अपनी सांसों को कंट्रोल कर अपने हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश करते हुए कहा, कौन हो तुम सब और मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं रिवांश वालिया की बहन हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ किया ना तो मेरा भाई तुम सबको छोड़ेगा नहीं। अगर तुम सबने पैसों के लिए मुझे किडनैप किया है तो आई एम रेडी टू गिव मनी। बस मुझे छोड़ दो। बोलते हुए वो छटपटा रही थी। उससे रस्सी से तो नहीं खुली पर लगातार हाथ खींचने की वजह से उसकी कलाइयों में पेन होने लगा था और वहां से हल्का खून भी रिसने लगा था। रिवांशी की आंखें दर्द की वजह से नम हो गई थी। वो मासूमियत से उन आदमियों को देख रही थी। तुम हमें पैसों का लालच दे रही हो लड़की, एक आदमी ने रिवांशी की बात सुनकर कहा और फिर अचानक ही वो जोर से हंसने लगा। वो कुछ पल हंसने के बाद एकदम से चुप हो सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें पता है हम किसके आदमी हैं? तभी रिवांशी बीच में झट से बोली, नहीं मुझे नहीं पता तुम किसके आदमी हो। अगर तुम भूल गए हो तुम किसके आदमी हो तो अपने पार्टनर से पूछ लो। बोलते हुए उसने दूसरे आदमी को देखा और धीरे से बोली, भैया आपको तो याद होगा ही, आप किसके लिए काम करते हो तो जरा अपने पार्टनर को भी बता दो। बेचारा भूल गया है। बोलते हुए उसने वापस पहले आदमी को देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहा था। रिवांशी दया और सिंपैथी की नज़रों से उस आदमी को देखते हुए बोली, आई नो भैया, आपको नहीं याद रहता होगा मेरी तरह। मैं भी कभी कभी चीजें भूल जाती हूँ आपकी तरह। बोलते हुए उसने अफसोस से अपना सर हिला दिया। ए लड़की, तू दिमाग से पैदल है जो ऐसी बातें कर रही है। अब अगर तुमने जरा सी भी बकवास की ना तो इससे निकली गोली तेरे भेजे के आर पार होगी। तीसरे आदमी ने अपनी गन को देखते हुए रिवांशी से कहा। ये सुनते ही रिवांशी एकदम से चुप हो गई। वो डर और घबराहट से गन को देख रही थी। उसकी नजरें गन पर ही ठहरी हाई थी। रिवांशी अपने मुंह में आए थूक को निगलते हुए बोली, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप अपना ये वेपन, गन जो भी है, इसे मुझसे दूर रखिए। मुझे इससे डर लगता है। बोलते हुए वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। वे तीनों आदमी हैरानी से रिवांशी को देख रहा था। उनमें से एक आदमी धीरे से बुदबुदाया, ये लड़की रिवांश वालिया की ही बहन है ना? मुझे डाउट हो रहा है इस पर। रिवांश वालिया इतना इंटेलिजेंट है और तो इतनी बेवकूफ़ कैसे? आई थिंक हमने किसी गलत लड़की को उठा लिया है। बोलते हुए उसने अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखा जो अभी भी हैरानी से रिवांशी को देख रहा था। ओए, मैं ही रिवांश वालिया की बहन रिवांशी वालिया हूँ। तुमने गलत लड़की को नहीं, बिल्कुल सही लड़की को उठाया है। वैसे उठाया वो तो ठीक है, पर यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? क्या तुम्हारा बॉस गरीब है? खैर छोड़ो वो सब, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है? रिवांशी ने उस आदमी की बात सुन तपाक से कहा। फ़ोन क्यों चाहिए तुम्हें? दूसरे आदमी ने कन्फ्यूज़न से कहा। ये सवाल सुनते ही रिवांशी उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, बेवकूफ़, गर्मी हो रही है, मेरे भाई से कहकर ऐक मंगवा रही हूँ। अब तुम्हारे गरीब बॉस के पास तो इतना पैसा होगा नहीं जो वो यहाँ ऐक लगा सके, इसलिए फ़ोन मांग रही हूँ ताकि मैं भाई को कॉल कर सकूँ। तभी तीसरा आदमी गुस्से से बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई जो फिर से बकवास किए जा रही हो। पर कोई बात नहीं, ये अच्छों को बातें समझा देती है। तुम तो फिर भी बच्ची हो। बोलते हुए उसने रिवांशी की तरफ अपनी गन पॉइंट कर दी। रिवांशी झट से बोली, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम 19 years old।
बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई क्योंकि वे सब आदमी उसे अब बुरी तरह घूर रहे थे। रिवांशी एकदम से हड़बड़ा गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, अब कुछ नहीं बोल रही हूँ। बोलते हुए उसने अपने होंठ कस के भींच लिए। रिवांशी की सारी हरकतें बच्चों जैसी थी, जिस वजह से उन आदमियों को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी, पर उनके चेहरे से कुछ शो नहीं हो रहा था। पहला आदमी धीरे से बोला, जाओ इस बच्ची के मुंह पर वापस टैब लगा दो वरना ये ऐसे ही चिल्लाकर हमारा दिमाग खा जाएगी। बोलते हुए उसने अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखा। दूसरे आदमी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और वो रिवांशी के मुंह पर टैब लगाने जा ही रहा था, तभी अचानक रिवांशी तेज आवाज में बोली, स्टॉप। एपिसोड 20। पहला आदमी धीरे से बोला, जाओ इस बच्ची के मुंह पर वापस टैब लगा दो वरना ये ऐसे ही चिल्लाकर हमारा दिमाग खा जाएगी। बोलते हुए उसने अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखा। दूसरे आदमी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और वो रिवांशी के मुंह पर टैब लगाने जा ही रहा था, तभी अचानक रिवांशी तेज आवाज में बोली, स्टॉप। ये सुनते ही उस आदमी के कदम रुक गए। उसने सर उठा रिवांशी को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। रिवांशी एकदम से बोली, देखो तुम सबने मुझे किडनैप किया, फिर भी मैंने आपका अपोज नहीं किया और नहीं कुछ कहा, पर अब मुंह पर टैब लगाने वाला ज्यादा हो रहा है। बोलते हुए वो चुप हो गई और रोनी शक्ल बनाकर कुछ पल बाद बोली, आपकी इस टैब की वजह से मुझे सांस नहीं आती और अगर मुझे सांस नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। बोलते हुए उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। रिवांशी की आंखों में आंसू देख उस आदमी को अजीब सा फील होने लगा था। उसे अपनी फीलिंग समझ तो नहीं आ रही थी, पर इतना उसे समझ आ गया था कि रिवांशी की आंखों में आंसू उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। ठीक है, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, हम नहीं बांध रहे हैं तुम्हारा मुंह, बट अगर तुमने आगे कुछ भी बोला तो हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे और अगले ही पल ये टैब तुम्हारे मुंह पर लगी होगी। उस आदमी ने अपने फेस पर सख्त भाव बनाकर कहा। ये सुनते ही रिवांशी की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से बोली, ओके एक्सेप्ट योर डील। आई मीन आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूंगी। आई प्रॉमिस मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। बोलकर उसने अपने होंठ कस के भींच लिए। रिवांशी की इस हरकत पर उन आदमियों ने अपना सरना में हिला दिया। तभी अचानक एक आदमी का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन सबकी नजरें उस आदमी की पेंट की पॉकेट में फ्लैश हो रही लाइट पर चली गई जो उसके फोन की ही लाइट थी। उस आदमी ने एक नज़र सबको देखा और फिर अपना फोन निकाल उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसने तुरंत कॉल उठा कान पर लगाते हुए कहा, यस बॉस। तभी दूसरी तरफ से लक्ष्य की आवाज आई, लड़की को होश आ गया। ये सुनते ही उस आदमी की नजरें रिवांशी पर चली गई। वो वैसे ही रिवांशी को देखते हुए बोला, यस सर, उसे होश आ गया है, कुछ देर पहले ही होश आया था। लक्ष्य अपने बेड पर सीधा लेटते हुए बोला, रिवांश वालिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे पता है सब निकला वो उससे। आई शो अपने भाई के बारे में कुछ तो जानती होगी। आई मीन उसके ड्रग्स की फैक्ट्री के बारे में पता होगा कि वो किस जगह पर है, उसका मैप उससे रेडी करवाओ जितना जल्दी हो सके। बोलते हुए उसकी नजरें सीलिंग को देख रही थी। ये सुनते ही वो आदमी झट से बोला, नो सर, मुझे नहीं लगता है इस लड़की को कुछ भी पता। तभी लक्ष्य बीच में तेज आवाज में बोला, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। अगर उस लड़की को कुछ नहीं पता तो वो हमारे किसी काम की नहीं है और जो लक्ष्य खुराना के काम का नहीं होता है उसे जिंदा रखना वेस्ट है। मार दो उसे और उसकी डेड बॉडी हमारे कुत्तों को खिला दो, उससे ज्यादा उसकी कोई जरूरत नहीं है। बोलते हुए उसकी आवाज काफी सर्द थी, जिसे सुन एक पल के लिए उस आदमी के शरीर में डर की लहर सी दौड़ गई। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी। उस आदमी ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, ओके बॉस, समझ गया, जैसा आप चाहे। बोलते हुए उसकी नजरें रिवांशी की तरफ चली गई जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी। रिवांशी की मासूमियत देख एक पल के लिए वो आदमी उसे देखता ही रह गया, पर दूसरे ही पल उसके फेस एक्सप्रेशन सख्त हो गए। लक्ष्य फोन को अपने दूसरे कान पर लगाते हुए बोला, हम इट्स गुड फॉर यू वरना। इतना बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आधी बात में छुपी वार्निंग वो आदमी अच्छे से समझ गया था। लक्ष्य की वार्निंग ही उस आदमी को कांपने पर मजबूर कर रही थी। लक्ष्य ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही उस आदमी ने एक राहत की सांस ली और फोन को वापस पैंट की पॉकेट में रख उसने रिवांशी की तरफ देखा और उसे देख वो एकदम से हैरान रह गया। रिवांशी की आंखें बंद थी और उसका सर चेयर पर एक तरफ लुढ़का हुआ था। वो फिर से बेहोश हो गई थी।
उस आदमी के फेस एक्सप्रेशन देख उसके दोनों साथियों ने उसकी नज़रों का पीछा कर रिवांशी की तरफ देखा और बेहोश रिवांशी को देख वे भी एकदम से हैरान रह गए। ये लड़की बेहोश कैसे हो गई? दूसरे आदमी ने हैरानी से कहा। उसका सवाल सुनकर उन दोनों आदमियों ने उसकी तरफ देखा और उनमें से एक आदमी बोला, शायद कल से इसने कुछ नहीं खाया इसलिए ये बेहोश हो गई है। सर ने इसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था पर अब इन्फॉर्मेशन तो हम इसके होश में आने के बाद ही निकाल सकते हैं। बोलते हुए उसने एक बार रिवांशी की तरफ देखा और फिर वापस अपने साथी की तरफ देखने लगा। अभी यहाँ से चलते हैं, हम भी खाना पीना कर लेते हैं, तब तक इसे भी होश आ जाएगा। तीसरे आदमी ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुन उन दोनों आदमियों ने भी अपना सर हिला दिया और उसके बाद वे तीनों एक नज़र रिवांशी को देख उस रूम से बाहर निकल गए। जाते वक्त उन्होंने डोर को बाहर से लॉक कर दिया ताकि रिवांशी को बाहर कुछ दिखाई न दे और वो यहाँ से भाग न सके। उन तीनों के जाते ही रिवांशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें सीधे बंद डोर पर पड़ी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। थोड़ी देर पहले वाली मासूमियत कहीं गायब सी हो गई थी। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से निकलना पड़ेगा, कुछ भी करके मुझे भाई तक पहुँचना होगा, वरना पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या करेंगे। बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी तभी उसकी नज़रें एक जगह आकर ठहर गई। उसकी नज़रें सामने की एक विंडो पर टिकी हुई थी जिससे सूरज की हल्की रोशनी रूम के अंदर आ रही थी। रिवांशी की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होते हुए बोली, वाह मिल गया रास्ता। बोलते हुए उसने खुद के हाथ पैरों की तरफ देखा जो बंधे हुए थे। उसने एक गहरी सांस भरी और धीरे से बोली, पहले इन्हें खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। बोलते हुए उसने अपना सर झुकाया और अपनी पेंट की पॉकेट से मुंह से कुछ निकालने लगी। कुछ देर की कोशिश के बाद उसने अपना मुंह ऊपर उठाया। उसके मुंह में एक छोटा सा चाकू था जिसके पिछला रबर का हिस्सा उसने अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। वो अपना सर ऊपर की तरफ उठा, लंबी सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड जो मैंने नाइफ को अपने साथ सेल्फ डिफेंस के लिए रख लिया था। अब बस भाई की सिखायात से ये रस्सी खोल में यहाँ से बाहर निकल जाओ। बोलते हुए वो अपने मुंह से पकड़े चाकू से हाथों की रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी। उसके सर में पेन हो रहा था पर वो अभी अपने पेन को इग्नोर कर बस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद रिवांशी ने अपने लेफ्ट हैंड की रस्सी को नाइफ से काट दिया। उसके होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो खुश होते हुए बोली, वाह रिवांशी तूने तो कर दिया। बोलते हुए उसने जल्दी से अपने हाथ में चाकू पकड़ा और उससे दूसरे हाथ की भी रस्सी काट दी और उसके बाद पैरों की रस्सी कटकर वो चेयर से खड़ी हो गई। रिवांशी ने चाकू को अपनी कमर के पीछे रखा और एक नज़र डोर को देख वो तुरंत विंडो के पास चली गई। रिवांशी ने हल्की सी विंडो खोल बाहर देखा। वो फर्स्ट फ्लोर पर थी और वो विंडो ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। रिवांशी के होंठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसने पूरी विंडो ओपन की और वो बाहर कूद गई। रिवांशी दूसरी तरफ घुटनों के बल फ्लोर पर जा गिरी। उसकी हल्की सी आह निकल गई क्योंकि गिरने की वजह से उसके घुटनों में हल्की चोट लग गई थी। कुछ पल बाद रिवांशी खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। उसने एक नज़र अपने घुटनों की तरफ देखा जहां से उसकी हल्की सी पेन फट चुकी थी और वहां पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। तभी अचानक रिवांशी को कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठा एकदम से सामने देखा जहां से वो आवाज़ आ रही थी। दो आदमी हाथों में गन पकड़े उसी की तरफ आ रहे थे। हालांकि उन्होंने रिवांशी को नहीं देखा था, उनका ध्यान अपनी बातों में था। शायद वे किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। उन्हें देखते ही रिवांशी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नज़रें पिलर पर पड़ी। वो जल्दी से जाकर उस पिलर के पीछे छुप गई। वो विंडो में होल में लगी हुई थी, जिस वजह से रिवांशी अभी उस घर के हॉल में खड़ी थी जहां से मेन डोर थोड़ा दूर था। इधर दूसरी तरफ लंदन खुराना मैंशन, माया सोफे पर बैठी अपने सामने रखे पेपर्स को देख रही थी, जो कि सामने की टेबल पर रखे थे और उन पर माया की ही नहीं बल्कि सबकी नज़रें टिकी हुई थी। अभिमान और आरशी दोनों साथ में खड़े हैरानी से उन पेपर्स को देख रहे थे जो कि अभिमान के बिजनेस के पेपर्स थे। जब उसने बिजनेस शुरू किया था उसके लीगली पेपर्स अभी उसके सामने पड़े हुए थे। इधर वीरेन, दिया और सुमित्रा हैरानी, डर और घबराहट के सारे मिले झूले एक्सप्रेशन से उन पेपर्स को देख रहे थे। वीरेन अपना एक हाथ टेबल पर रखे पेपर्स की तरफ करते हुए बोला, ये पेपर्स सब कुछ नकली है। खुराना एम्पायर का सीईओ मैं हूँ तो फिर ये बिजनेस अभिमान के नाम कैसे हो सकता है? जरूर माया ने चंद पैसों से वकील को खरीद लिया है और उसी से बिजनेस प्रॉपर्टी के ये नकली पेपर्स बनवाए हैं। बोलते हुए उसने गुस्से से माया के बगल में बैठे वकील की तरफ देखा जो उसकी बात सुन अजीब नज़रों से उसे ही देख रहा था।
माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसने सर उठा वीरेन को देखा और बिना किसी भाव के बोली, आई नो होता है ऐसा। जब कुछ चीजें सडनली हो तो आदमी का दिमागी संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है। जैसे अभी आप अपना मेंटली बैलेंस खो बैठे हैं, बट डोंट वरी, लंदन में बहुत अच्छे अच्छे मेंटल असाइलम है जिनमें एक आधी शीट आपके लिए खाली मिल जाएगी। आई मीन बैड। इतना बोल वो चुप हो गई। कुछ पल रुककर माया ने मासूम भरी स्माइल अपने होंठों पर चिपका कर कहा, आई एम वेरी सॉरी यू आर लिविंग, बट जाना तो पड़ेगा ना। बोलते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और वो किसी को कॉल करने लगी। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।